हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज अपन जानेंगे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो देखेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है। देखिए इस पिक्चर पर, पिक्चर में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। तो ये देखिए फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट, दीज आर द को साइंटिस्ट। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रेडरिक जी बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट। ये दोनों जोड़ियों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है बायोलॉजिकल फील्ड में। तो इन्होंने सक्सेसफुली क्या किया है, तो देखिए फ्रेंड्स, सक्सेसफुली प्यूरिफाइड इंसुलिन। इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है और इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से पाया इन्होंने कि डॉग्स की पेनक्रियास से पाया है पहले। तो ये फ्रेडरिक बेंटिंग जो है, तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। बहुत ही खासा माना जाता है नोबेल प्राइज बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इन्वेंशन के लिए दिया है। तो इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट के लिए इन्होंने एक प्रकार की गिफ्ट दिए है। तो पहला इंसुलिन जो है तो डॉग्स पेनक्रियास से इन्होंने पाया है, प्यूरिफाई किया है सक्सेसफुली। नेक्स्ट साइंटिस्ट है, ये देखिए कि एडवर्ड जेन्नर। तो एडवर्ड जेन्नर इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के फादर एडवर्ड जेन्नर को माना जाता है। आपके बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, तो एडवर्ड जेन्नर है। देखिए एडवर्ड जेन्नर। फ्रेंड्स, द फर्स्ट वैक्सीन, देखिए जो भी वैक्सीन है वाज प्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेन्नर। एडवर्ड जेन्नर ने पहली वैक्सीन निर्माण की है 1796 में फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक डिसीज है, तो उस डिसीज बहुत ही खतरनाक डिसीज था उस जमाने में। तो ये डिसीज से क्या होता था, लोग बहुत मरते थे। तो स्मॉल पॉक्स डिसीज के लिए अगेंस्ट द पहली वैक्सीन तैयार की है एडवर्ड जेन्नर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। और डियर फ्रेंड्स, चार्ल्स अलेक्जेंडर लुइस, ये देखिए ये चार्ल्स अलेक्जेंडर लुइस, इन्होंने क्या किया, कौन सा इन्वेंशन किया कि द नेम टाइफाइड इन 1829 एज डेरिवेटिव फ्रॉम टाइफस। तो टाइफाइड की खोज इन्होंने की है। तो टाइफाइड कैसे होता है, तो डॉक्टर चार्ल्स अलेक्जेंडर लुइस ने बताई है। तो देखिए ये तीनों साइंटिस्ट जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले फ्रेडरिक बेंटिंग, इंसुलिन खोजा है उन्होंने। इंसुलिन जो कि डायबिटीज पेशेंट बहुत मात्रा में बढ़ते हैं। डॉग्स के, कुत्ते के पेनक्रियास से, देखिए यहाँ पर ये डॉग्स के पेनक्रियास पता है। और एडवर्ड जेन्नर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है, उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया। और टाइफाइड जो है, तो टाइफाइड का स्टडी जो है, तो टाइफस इन्होंने चार्ल्स अलेक्जेंडर लुइस ने, इन्होंने भी एक अच्छा खासा योगदान दिया है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। नेक्स्ट साइंटिस्ट है लुइस पास्चर। देखिए यहाँ पर लुइस पास्चर बहुत ही खासे साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, डेमोस्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले जो लाइफ था उससे लाइफ आता है और उसे बायोजेनेसिस कहा जाता है। बायो मीन्स लाइफ एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो लुइस पास्चर ने डेमोस्ट्रेटेड किया कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आता है तो उसे बायोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये इवोल्यूशन की प्रोसेस में इन्होंने ही डिड नॉट आंसर, इसका आंसर नहीं दे पाए, हाउ द फर्स्ट लाइफ फ्रॉम केम ऑन द अर्थ। पहला लाइफ अर्थ पर कैसे आया, इसका आंसर नहीं दे सके। लेकिन इन्होंने लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इतना ही कहा है। लेकिन दूसरे जो इनका ऑब्जेक्शन देने वाले साइंटिस्ट है अरिस्टोटल, तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पुट फोर्थ की थी। और ये अरिस्टोटल की स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी कि उसका डिस्प्रूवमेंट जो है डिस्प्रूव किया था लुइस पास्चर ने। ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो अरिस्टोटल की स्पॉन्टेनियस जनरेशन, नॉन लिविंग मैटर से कैसे लाइफ फॉर्म होता है, ये इसका जिक्र जो है तो अरिस्टोटल का नहीं कर सके। तो इन्होंने अरिस्टोटल की स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी डिस्प्रूव की थी लुइस पास्चर। इतने खासे साइंटिस्ट है। नेक्स्ट ही डिस्कवर्ड दैट, क्या डिस्कवर किया कि जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फंगी है, व्हाटएवर इट वायरसेस है, तो दीज माइक्रोब्स वे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ऐसा टेक्निक है, आप जो है तो जो भी फूड जो है, कौन सा भी मिल्क हो या कौन सा ही फ्रूट हो, तो उसे पास्चराइजेशन टेक्निक यानी कि उसे स्पेसिफिक टेम्परेचर में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और हीट की वजह से वो डिकम्पोज नहीं होता वो प्रोडक्ट जो है। तो या मिल्क हो, कोई भी हो, तुम्हारा चीज हो, मिल्क हो, या कौन सा ही प्रोडक्ट हो, यानी कि पिकल्स हो, तो ये पास्चराइज होते हैं। तो ये टेक्निक जो है तो माइक्रोब्स की रिस्पॉन्सिबल होती है पास्चराइजेशन के लिए, ऐसा लुइस पास्चर ने कहा है। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे यहाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अरेनियस। अकॉर्डिंग टू, ये देखिए यहाँ पर अरेनियस जो है, तो अरेनियस ने 1908 में लाइफ ऑन द अर्थ, ये लाइफ ऑन द अर्थ केम फ्रॉम, इन्होंने कहा
कि लाइफ जो है अर्थ पर तो डिस्टेंट प्लैनेट से आया है, दूर ग्रह से आया है। इन द फॉर्म ऑफ, कैसे आया है, ये स्पोर की फॉर्म में आया है। तो स्पोर आप जानते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल रहते हैं स्पोर्स, प्लांट्स के हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हो, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये लाइफ अर्थ पर कहाँ से आया है, डिस्टेंस प्लांट से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके और स्पोर्स आके लाइफ यहाँ पर धरती पर फॉर्म हो गई है। ऐसा किन्होंने कहा, तो अरेनियस ने कहा। देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है इन 1953 एस एल मिलर, तो उसे यूरे मिलर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसा फॉर्म होता है ऐसा ऑब्जर्व किया। और इस साइंटिस्ट ने देखिए ये है हेरोल्ड यूरे और ये है स्टैनफोर्ड मिलर। तो इन्होंने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाया और ये इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमीनो एसिड कैसे फॉर्म होते हैं। तो द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑकर्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन्होंने प्रूव करके दिया कि केमिकल इवोल्यूशन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये, देखिए हेरोल्ड यूरे और स्टैनली मिलर। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का केमिकल इवोल्यूशन ऑकर्ड होता है कैसे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक है, तो ये आपको नीट में पूछे जाते हैं ये साइंटिस्ट, इसके लिए ये प्रयास किया है मैंने। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन। इसके पहले वीडियो में भी चार्ल्स डार्विन का जिक्र मैंने किया है। तो इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने नोटिस किया वैरायटी ऑफ फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड। एक गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने विजिट की थी, एक स्पेसिफिक जहाज से वो गए थे। तो उन्होंने, वो नेचुरलिस्ट थे, तो उन्होंने फिंचेस ऑब्जर्व किया, वैरायटी ऑफ फिंचेस यानी कि बर्ड्स की जो बीक रहती है उनका ऑब्जर्वेशन किया। तो ये पूछते हैं नीट में, तो हु नोटिस द वैरायटी ऑफ फिंचेस कहाँ पर किया, तो गैलापागोस आइलैंड में। किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने किया। तो चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड, उन्होंने स्टडी करके पब्लिश किया कौन सा, इसका ऑब्जर्वेशन जो है चार्ल्स डार्विन ने जो भी देखा गैलापागोस आइलैंड में, एक स्पेशल बुक लिखी और उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का ओरिजिन कैसा होता है। और देखिए नेक्स्ट क्या कहा कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी जो है तो नेचर सेलेक्ट करता है। और ये बुक्स में उन्होंने बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल, तो उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने 5 प्रिंसिपल बताए हैं उसके बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बुक्स में उन्होंने पब्लिश करके ऑब्जर्वेशन जो भी थे, तो ये ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बारे में थे। और नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल। देखेंगे यहाँ कौन से प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है नेचुरल सिलेक्शन का, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इवोल्यूशन चैप्टर में आप अच्छा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओवर प्रोडक्शन यानी कि कौन सी भी स्पीशीज हो तो उनका रिप्रोडक्शन का रेट ज्यादा रहा तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, इनॉर्मस फर्टिलिटी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन हो जाएगा। इस एक ऑब्जर्वेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन में ये पहला प्रिंसिपल है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसके जीने के लिए स्ट्रगल करता है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है चार्ल्स डार्विन का। और थर्ड प्रिंसिपल है वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये कालानुरूप क्या होता है, वेरिएशन आता है। और हेरिडिटी जो है तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आता है। ये तीसरा प्रिंसिपल चार्ल्स डार्विन ने दिया है। कहाँ पर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन ने ये बुक पब्लिश किया था उसमें। और चौथा प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है तो वो सर्वाइव हो जाएगा, सर्वाइव जीतेगा, और उसे नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने कहा है। और पांचवा जो प्रिंसिपल है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। जैसे जैसे ये पीरियड जो बढ़ता है, ये कौन सा है, सालों बढ़ते हैं, तब न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होता है। ये 5 प्रिंसिपल का जिक्र ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये बुक में चार्ल्स डार्विन ने किया है। तो देखिए नेक्स्ट देखेंगे साइंटिस्ट अल्फ्रेड वॉलेस। तो अल्फ्रेड वॉलेस का ये देखिए यहाँ पर मैंने ये आपके फोटोग्राफ दिया है अल्फ्रेड वॉलेस का, यहाँ देखिए। और दूसरा अल्फ्रेड वॉलेस ने क्या किया, कौन सा इन्वेंशन किया, उन्होंने कहा ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ, जितना भी अभी एग्जिस्टिंग लाइफ है, अस्तित्व में जो लाइफ फॉर्म्स है, तो शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, उनका सिमिलरिटीज में भी है और उनका कॉमन एंसेस्टर होता है। तो ये अल्फ्रेड वॉलेस ने कहा है। आपके दिमाग में रखिए, आपके जहन में रखिए फ्रेंड्स।
दोस्तों देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर फर्स्ट यूज्ड द टर्म इवोल्यूशन, पहले इवोल्यूशन जो है क्रांति बोलते हैं उसे। तो हर्बर्ट स्पेंसर, ये हर्बर्ट स्पेंसर ये बायोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने पहला फर्स्ट यूज द टर्म, जो टर्म है इवोल्यूशन नाम शब्द जो है तो इन्होंने इस्तेमाल किया है। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है मे। तो मे रॉबर्ट में देखेंगे, ये उनका पिक्चर है रॉबर्ट मे का। तो मे ने क्या किया कि ये एक टाइप के इकोलॉजिस्ट थे, तो एक इकोलॉजिस्ट होके उन्होंने मे ने ग्लोबल एस्टिमेट किया किसका, तो उन्होंने कहा कि हाउ मच लिविंग स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, धरती पर और कितने ऐसे स्पीशीज है तो उनका नेमिंग, उनका लिविंग स्पीशीज है तो वेट करते हैं डिस्कवरी के लिए। अभी बहुत सारे स्पीशीज है अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए, उनका नाम भी नहीं क्लासिफिकेशन में आया है। तो उन्होंने इस पर स्टडी किया, तो उन्होंने कहा कि अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मी प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी रहती है तो अबाउट 7 मिलियंस है। उन्होंने कहा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन, but May's global estimate only 22% of the total species have been recorded। अभी तक only 22% species रिकॉर्ड हुए हैं। तो 22% यानी कि 7 मिलियन स्पीशीज रिकॉर्ड हुए हैं, उन्होंने उनका एस्टिमेशन है। तो ये देखिए यहाँ पर मिलियन का यहाँ पर फोटोग्राफ दिया है, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट ये रॉबर्ट मे ने क्या कहा, ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड। इतने सिर्फ 22% स्पीशीज का उनका रिकॉर्ड हुए हैं, अभी तो बहुत सारे बाकी है। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, आपके एनसीईआरटी में यहाँ इनका जिक्र किया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी मैंने आपको साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया है तो ये पूरे एनसीईआरटी 11th और 12th साइंस के एनसीईआरटी के बुक्स में के साइंटिस्ट मैंने एक जगह पर कलेक्ट किए हैं आपके लिए। और मैक ऑथर जो है, मैक ऑथर ये साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, इन्होंने शोज दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ रेबलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री। इन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन किया, एक पेड़ पर 5 डिफरेंट बर्ड्स के स्पीशीज क्या होते हैं, लिव होते हैं, सेम ट्री पर रहते हैं और वेर एबल टू, और किस लिए रहते हैं कि अवॉइड द कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी। उनका खाने का तरीका ही अलग है, तो ये उसे क्या बोलते हैं कि को एग्जिस्ट करते हैं और कंपटीशन वहां पर अवॉइड होता है। ये इसकी खोज जो है तो ये मैक ऑथर ने की है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ रैपलर्स, स्पेसिफिक टाइप के बर्ड्स होते हैं, तो वो लिविंग ऑन द सेम, एक ही पेड़ पर रहते हैं और वो कंपटीशन अवॉइड करते हैं। और किस लिए, तो कोएग्जिस्ट होते हैं ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस, ये उनके उनके बिहेवियर जो है तो डिफरेंस। कई बर्ड्स की स्पीशीज टॉप पर रहते हैं, कई मैंने इसका उस टॉपिक में जानेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। कई सीड खाते हैं, कई पत्तियां खाते हैं, कई फ्रूट्स खाते हैं, कई बर्ड जो है तो नीचे रहते हैं, कई ऊपर रहते हैं, कई बीच में रहते हैं। तो कंपटीशन अवॉइड करने के लिए और को एग्जिस्ट होते हैं उसे बिहेवियरल डिफरेंसेस कहा जाता है, और दैट इज द फॉरेजिंग एक्टिविटी, चरने की एक्टिविटी कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज प्लांट के हो या एनिमल के हो, तो वो कॉम्पीट करते हैं, किस लिए कॉम्पीट करते हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए, यानी कि उनका खाना सेम रहता है, बट कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कोएग्जिस्ट होते नहीं, एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। उनमें से जो इंफीरियर सुपीरियर हो जो है तो क्या हो जाएगा कि वो क्या करेगा कि खाना खाएगा, और इंफीरियर जो है तो अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। तो इसे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। ये देखिए ये गॉस है और ये मैक ऑथर है, इन्होंने क्या किया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ रेबलर लिविंग ऑन द सेम ट्री, एक ही पेड़ पर रहने वाले 5 बर्ड्स के स्पीशीज का अध्ययन किया था, स्टडी किया था। और गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा कि दो कोई भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है तो वो कॉम्पीट करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, और ये को एग्जिस्ट नहीं होते,
ज्यादा टाइम तक, और ये कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर जो स्पीसीज है, कमजोर जो स्पीसीज है, तो कमजोर स्पीसीज एलिमिनेट इवेंचुअली हो जाएगी, ऐसा गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल गॉस ने कहा है। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे, हम इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इसमें पिछली जो नीट की एग्जाम हुई थी वहां पर पूछा है कि इंपॉर्टेंट टर्म पूछते हैं कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का यूनिट कौन सा रहता है, कहां पर इवोल्यूशन होती है, पॉपुलेशन होती है। और इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल कौन सा होता है, तो वेरिएशन होता है। वेरिएशन यानी कि चेंज जो होता है, तो वेरिएशन के लिए टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, बहुत साल गुजरने पड़ते हैं। और नेक्स्ट जो है तो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर कौन सा किसको सिलेक्ट करता है, इंडिविजुअल को। जो नेचर में फिट है, जो नेचर में फिट है वही जीतता है। तो इंडिविजुअल वे नहीं, प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हु इज द फिट, दैट इज द नेचर सेलेक्ट, नेचर सेलेक्ट करता है उसे। और नेक्स्ट है अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन यानी कि जेनेटिक चेंज। तो ये भी पूछते हैं, ये चार टर्म आपके दिमाग में रखिए आप, ये इसका स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, और मैं दोहराता हूँ, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन दैट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल वेरिएशन है। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन से होता है। वेरिएशन यानी कि चेंज, तो म्यूटेशन दैट इज द जेनेटिक चेंज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसके बारे में जिक्र करेंगे। इस पर इस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट पर भी क्वेश्चन पूछा है एक बार। तो जर्मन नेचुरलिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, एंड जियोग्राफर थे, ये भूगोल विज्ञान के थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकल वर्ड में ऑब्जर्व दैट, उन्होंने निरीक्षण किया विद इन अ रीजन स्पीशीज richness, within a region species richness increased with the increasing explored area, but only up to a limit, that is species area relationship। देखिए, इकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता है तो स्पीशीज का रिचनेस बढ़ता है, और कहां तक बढ़ता है, अप टू अ सर्टेन लिमिट में बढ़ता है, उसे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कहा जाता है। ये हम्बोल्ट का क्या है, हम्बोल्ट नेचुरलिस्ट थे, जियोग्राफिस्ट थे, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया स्पीशीज के बारे में। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है, देखिए यहाँ पर डेविड टिलमन। तो डेविड टिलमन क्या है, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के बारे में एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो देखिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, डेविड टिलमन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के बारे में एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था, क्या कहा उन्होंने, मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इनटू टोटल मास। जितना भी बायोमास है, तो जितने ज्यादा स्पीशीज हो, ज्यादा स्पीशीज हो, ज्यादा स्पीशीज रहेंगे तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा टोटल बायोमास में। और दूसरा ऑब्जर्वेशन किया कि इंक्रीज द डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी, जितनी भी डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा डाइवर्सिटी रही तो हायर प्रोडक्टिविटी रहेगी। ये प्रिंसिपल और ये इकोसिस्टम के बारे में टिलमन्स ने कहा है। पहला क्या कहा है, देखिए यहाँ पर पहला कहा है कि मोर स्पीशीज शोएड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है तो कम हो जाएगा इन टोटल बायोमास में। और दूसरा एक्सपेरिमेंट कहा कि इंक्रीज डाइवर्सिटी, जब डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फ्रेंड्स,